नमस्ते। आज हम सब मिलकर मशीन लर्निंग की दुनिया में एक टूर पर चलने वाले हैं। सोचिए, ये वो कमाल की टेक्नोलॉजी है जो हमारी दुनिया को मतलब पूरी तरह से बदल रही है। हमारे फोन के स्मार्ट असिस्टेंट से लेकर सोचिए जरा मेडिकल डायग्नोसिस तक, हर जगह इसी का तो हाथ है। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं ये मजेदार सफर। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, आखिर एक मशीन सीखती कैसे है? मतलब क्या ये कोई जादू टोना है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक बहुत ही सीधी साधी लॉजिकल प्रोसेस है और आज हम उसी प्रोसेस की हर एक परत को खोलकर देखेंगे। सच पूछे तो ये पूरा का पूरा खेल डेटा में छिपे हुए पैटर्न को ढूंढ निकालने का है। तो ये रहा हमारे आज के टूर का पूरा रोड मैप। सबसे पहले मशीन लर्निंग से जान पहचान करेंगे, फिर देखेंगे कि डेटा को प्रोसेस करने के 5 स्टेप्स क्या है। इसके बाद हम सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की दुनिया में गोता लगाएंगे। हाँ, एक बहुत जरूरी चेतावनी पर भी बात होगी, डेटा लीक। और आखिर में हम समझेंगे कि अपने काम के लिए सही एल्गोरिदम कैसे चुनते हैं। ऑलराइट, तो अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। आखिर ये मशीन लर्निंग है क्या भला? देखिए, इसे ऐसे समझिए, ये ऐसे सिस्टम बनाने का तरीका है जो डेटा से खुद ब खुद पैटर्न सीख लेते हैं। उन्हें हर एक काम के लिए हमें कोड लिखकर बताने की जरूरत नहीं पड़ती। वो तजुर्बे से सीखते हैं, बिल्कुल हमारी तरह। बस फर्क इतना है कि उनका तजुर्बा डेटा होता है। अब देखिए, मशीन लर्निंग के 2 मेन टाइप हैं जिन पर आज हम बात करेंगे। पहला है सुपरवाइज्ड लर्निंग। इसका नाम ही सब कुछ बता देता है। सुपरविजन मतलब इसे ऐसे समझिए जैसे कोई टीचर पढ़ा रहा हो। मॉडल को हम ऐसा डेटा देते हैं जिसमें सही जवाब पहले से ही लिखे होते हैं, जैसे फ्लैश कार्ड्स पर। और दूसरा है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, मतलब बिना किसी सुपरविजन के। ये बिना टीचर के सीखने जैसा है। यहाँ मॉडल को बस कच्चा डेटा दे दिया जाता है और कहा जाता है, जाओ खुद ही इसमें से कुछ मजेदार पैटर्न ढूंढ कर लाओ। एक मिनट, एक बहुत जरूरी बात। मशीन लर्निंग का मतलब सिर्फ बड़े बड़े फैंसी एल्गोरिदम नहीं है। नहीं, असली हीरो, असली राज तो डेटा में छिपा है। कहते हैं ना, गार्बेज इन गार्बेज आउट। मतलब जैसा डेटा डालोगे वैसा ही नतीजा मिलेगा। तो एक अच्छा मॉडल बनाने से पहले कच्चे डेटा को एक लंबे सफर से गुजरना पड़ता है। चलिए देखते हैं कैसा है ये सफर। कोई भी डेटा साइंस प्रोजेक्ट हो, उसकी बुनियाद इन 5 स्टेप्स पर टिकी होती है। सबसे पहले हम डेटा इकट्ठा करते हैं, यानी कैप्चर। फिर आता है सबसे ज़रूरी काम, उसे प्रोसेस करना, मतलब साफ सफाई, ताकि वो इस्तेमाल के लायक बन सके। इसके बाद हम डेटा को एनालाइज करते हैं, पैटर्न ढूंढते हैं। फिर जो कुछ भी मिला उन रिजल्ट्स को कम्युनिकेट करते हैं। और आखिर में उस पूरे सिस्टम को मेंटेन करते हैं ताकि वो लंबे समय तक ठीक से काम करे। इनमें से एक भी स्टेप चुका तो पूरा खेल बिगड़ सकता है। अच्छा, जरा उस डेटा प्रोसेस वाली स्टेप पर वापस आते हैं। ये सच मानिए सबसे ज्यादा मेहनत वाला काम है। यहीं पर हम डेटा की सारी गंदगी साफ करते हैं। जैसे कहीं कोई जानकारी गायब है तो उसे भरना, या जो चीजें बार बार आ रही हैं मतलब डुप्लीकेट्स, उन्हें हटाना। और फिर एक बहुत ही मजेदार काम करते हैं, डेटा को 2 हिस्सों में बांटते हैं, ट्रेनिंग और टेस्टिंग। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों करते हैं? सोचिए, अगर किसी स्टूडेंट को एग्जाम में वही सवाल दिए जाएं जो उसे क्लास में रटाए गए हैं, तो वो तो 100 में से 100 लाएगा ही। पर क्या इसका मतलब ये है कि उसने सच में कुछ सीखा है? नहीं ना। इसीलिए हम करीब 70% डेटा मॉडल को सिखाने के लिए रखते हैं और बचे हुए 30% पर उसका टेस्ट लेते हैं, ये देखने के लिए कि वो नए अनजाने डेटा पर कैसा परफॉर्म करता है। तो चलिए अब गोता लगाते हैं हमारी पहली कैटेगरी में, सुपरवाइज्ड लर्निंग। याद है ना, टीचर वाला तरीका। ये वही है जहां मॉडल को पहले से जवाबों के साथ लेबल किया हुआ डेटा मिलता है और इसका सबसे बड़ा काम है प्रिडिक्शन करना, यानी भविष्यवाणियां करना। सुपरवाइज्ड लर्निंग के टूल बॉक्स में हमारा पहला औजार है लीनियर रिग्रेशन। इसका काम बड़ा सीधा है, असली वैल्यूज का अंदाजा लगाना। जैसे किसी घर की कीमत क्या होगी या किसी कंपनी की सेल्स कितनी होगी। इसको ऐसे समझिए कि हमारे पास ग्राफ पर बहुत सारे बिखरे हुए डॉट्स हैं। लीनियर रिग्रेशन बस उन सारे डॉट्स के बीच से गुजरने वाली एक सीधी बेस्ट फिट लाइन खींचने की कोशिश करता है, और एक बार वो लाइन मिल गई तो बस फिर हम भविष्य का अनुमान लगा सकते हैं। ये देखने में जितना सिंपल है उतना ही पावरफुल भी है। तो असल दुनिया में इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? अरे बहुत जगह। रियल एस्टेट में इसका इस्तेमाल घर के साइज और लोकेशन के हिसाब से उसकी कीमत बताने के लिए होता है। बड़ी बड़ी कंपनियां ये पता लगाने के लिए इसका इस्तेमाल करती हैं कि एडवर्टाइजिंग पर पैसा खर्च करने से उनकी सेल्स कितनी बढ़ेगी। यहाँ तक कि सोशल साइंटिस्ट भी इसका इस्तेमाल करते हैं, ये जानने के लिए कि किसी देश की जीडीपी का वहाँ के लोगों की खुशी से क्या लेना देना है। चलिए अब मिलते हैं हमारे अगले एल्गोरिदम से,
डिसीजन ट्री यानी फैसले लेने वाला पेड़। ये बिल्कुल एक फ्लो चार्ट की तरह काम करता है। मतलब ये किसी भी नतीजे पे पहुंचने के लिए हाँ या ना वाले आसान से सवाल पूछता जाता है। जैसे, क्या इस ईमेल में फ्री जैसा कोई शब्द है? जवाब आया हाँ। अगला सवाल, अच्छा तो क्या इसमें कोई अटैचमेंट भी है? जवाब आया नहीं। बस ऐसे ही कुछ आसान नियमों के आधार पर ये अपना फैसला सुना देता है। और इसका इस्तेमाल बहुत आम है। हमारे ईमेल इनबॉक्स में जो स्पैम फिल्टर होता है ना, वो शायद इसी का इस्तेमाल कर रहा है। कंपनियां ये पता लगाने के लिए इसका इस्तेमाल करती हैं कि कौन सा कस्टमर उनकी सर्विस छोड़कर जाने वाला है। और एक मजेदार बात बताऊं, ये डिसीजन ट्री अकेले जितने काम के हैं उससे कहीं ज्यादा पावरफुल तब हो जाते हैं जब ये झुंड में काम करते हैं। जब हम बहुत सारे डिसीजन ट्री को एक साथ मिला देते हैं तो उसे एनसेम्बल मॉडल कहते हैं। रैंडम फॉरेस्ट इसी का एक बेहतरीन उदाहरण। अब तक तो हमारे पास एक टीचर था, मतलब लेबल किया हुआ डेटा। लेकिन सोचिए, अगर हमारे पास कोई लेबल हो ही नहीं तो तब क्या होगा? बस यहीं पर एंट्री होती है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की। यहाँ कोई टीचर नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है कि क्या सही है क्या गलत। यहाँ मशीन का लक्ष्य है बिना किसी मदद के खुद ही डेटा के अंदर छिपे हुए पैटर्न्स को ढूंढ निकालना। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का सबसे मशहूर खिलाड़ी है के मीन्स क्लस्टरिंग। इसका काम है डेटा को अपने आप अलग अलग ग्रुप्स में बांटना। मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे अलग अलग तरह के बटनों का एक डिब्बा है। हमें नहीं पता कौन सा बटन किस काम का है। के मीन्स क्या करेगा? वो उन बटनों को उनके रंग, साइज और शेप के हिसाब से अपने आप अलग अलग ढेरों में लगा देगा। इसी को क्लस्टरिंग कहते हैं। और यहाँ के का मतलब है कि हम उसे बस इतना बताते हैं कि भाई कितने ढेर बनाने हैं, 2, 3 या 4। और ये के मीन्स बहुत काम की चीज़ है। शॉपिंग वेबसाइट्स इसका इस्तेमाल करती हैं कस्टमर्स को उनकी शॉपिंग की आदतों के हिसाब से अलग अलग ग्रुप में डालने के लिए, ताकि उन्हें सही ऐड दिखाए जा सके। न्यूज़ वेबसाइट्स एक जैसे टॉपिक वाली सारी खबरों को एक साथ ग्रुप करने के लिए इसका इस्तेमाल करती हैं। मतलब डेटा में छिपे हुए ग्रुप्स को ढूंढ निकालने के लिए ये एक बेहतरीन टूल है। तो सवाल ये है कि के मीन्स ये जादू करता कैसे है? ये बस 2 आसान से स्टेप्स को बार बार दोहराता है। स्टेप 1, ये हर डेटा पॉइंट को उसके सबसे पास वाले ग्रुप के लीडर के साथ जोड़ देता है। स्टेप 2, फिर ये हर ग्रुप के लीडर को उसके ग्रुप के सभी पॉइंट्स के सेंटर में, मतलब ठीक बीच में ले आता है। और बस ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि सब कुछ सेटल ना हो जाए और कोई भी पॉइंट अपना ग्रुप बदलना बंद ना कर दे। ये एक तरह का डांस है जो तब तक चलता है जब तक हर कोई अपनी सही जगह पर नहीं पहुंच जाता। ठीक है, अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक बहुत बहुत ज़रूरी चेतावनी। मशीन लर्निंग की दुनिया में एक ऐसा छिपा हुआ खतरा है जो अगर पकड़ में ना आए तो आपके पूरे मॉडल को, मतलब पूरी मेहनत को बर्बाद कर सकता है। और इसे कहते हैं डेटा लीक। चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। मान लीजिए एक मॉडल बनाया गया है ये पता लगाने के लिए कि किसे क्रेडिट कार्ड देना चाहिए और किसे नहीं, और उसका रिजल्ट आता है 97.9% एक्यूरेसी। सुनने में तो ये कमाल का लग रहा है ना, मतलब लगभग परफेक्ट। लेकिन मशीन लर्निंग में कहावत है, जब कोई चीज सच होने के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छी लगे तो अक्सर वो सच नहीं होती। तो सवाल वही है, क्या ये रिजल्ट सच में इतना अच्छा है? देखिए, इतनी ज्यादा एक्यूरेसी मिलना अक्सर एक बहुत बड़े रेड फ्लैग की तरह होता है। ये एक इशारा है कि दाल में कुछ काला है और हमें जरा गहराई से जांच पड़ताल करने की जरूरत है। और इस प्रॉब्लम का नाम है टारगेट लीकेज। ये तब होता है जब ट्रेनिंग वाले डेटा में गलती से भविष्य की कोई जानकारी शामिल हो जाती है। सीधे शब्दों में कहें तो मॉडल एग्जाम में चीटिंग कर रहा है, उसे जवाब पहले से ही पता है। जैसे हमारे क्रेडिट कार्ड वाले एग्जाम्पल में, सोचिए अगर डेटा में ये भी शामिल हो कि उस इंसान ने नए कार्ड पर कितना खर्च किया। ये तो सीधी सीधी चीटिंग है। क्यों? अरे भाई, कोई खर्च तो तभी करेगा ना जब उसे कार्ड मिल चुका होगा। मॉडल तो इस जानकारी को देखकर फटाक से सही जवाब दे देगा, लेकिन असल दुनिया में जब कोई अप्लाई करेगा तब तो ये जानकारी हमारे पास होगी ही नहीं। और हुआ भी यही। जब उस लीक हो रहे डेटा को, यानी खर्च वाले कॉलम को हटाया गया, तो मॉडल की असली एक्यूरेसी सामने आई, 83.1%। अब देखिए, ये भी एक बहुत अच्छा स्कोर है, लेकिन ये असली है, भरोसे के लायक है। तो यहाँ सीखने वाली बात यह है कि डेटा लीक कितना खतरनाक हो सकता है और उससे बचना कितना जरूरी है। चलिए, अब हम अपने टूर के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं। अब हम बात करेंगे कि अपने काम के लिए सही एल्गोरिदम कैसे चुनें। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक मैकेनिक अपने टूल बॉक्स में से सही औजार चुनता है। हर काम के लिए एक अलग औजार होता है ना?
बस यहाँ भी हमारी प्रॉब्लम ही ये तय करती है कि कौन सा एल्गोरिदम सबसे फिट बैठेगा। ये टेबल इस बात को बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, हर एल्गोरिदम की अपनी खूबियां और अपनी खामियां हैं। यहाँ हमेशा एक ट्रेड ऑफ होता है। जैसे लीनियर रिग्रेशन, ये बहुत तेज है और इसके नतीजों को समझना भी बहुत आसान है, इसलिए प्रिडिक्शन के लिए ये बेस्ट है। डिसीजन ट्री भी समझने में आसान है और क्लासिफिकेशन के लिए लाजवाब है। और के मीन्स, वो तो क्लस्टरिंग का बादशाह है, यानी ग्रुप्स बनाने का। तो चुनाव हमेशा इस बात पर निर्भर करेगा कि हमारी ज़रूरत क्या है। क्या हमें स्पीड चाहिए या एक्यूरेसी, या फिर ऐसा मॉडल चाहिए जिसके फैसलों को हम आसानी से समझ सकें। इन सवालों के जवाब ही हमें सही एल्गोरिदम तक ले जाते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये टूर यहीं खत्म होता है। आज हमने मशीन लर्निंग की दुनिया की एक छोटी सी झलक देखी, डेटा को समझने से लेकर पैटर्न खोजने और भविष्य का अंदाजा लगाने तक। हमने ये भी समझा कि इस पावर के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है, और डेटा लीक्स जैसी गलतियों से बचना कितना जरूरी है। तो अब असली सवाल ये नहीं है कि मशीन लर्निंग क्या क्या कर सकती है। असली सवाल ये है कि हम इससे क्या करवाना चाहते हैं। हेल्थ केयर से लेकर क्लाइमेट चेंज तक ऐसी कौन सी बड़ी प्रॉब्लम है जिसे हल करने में ये हमारी मदद कर सकता है। सोचिएगा जरूर, क्योंकि संभावनाएं सच में अनंत है।